कोई भी बुल मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता कि बाजार हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल ऊपर ही जाता जाए, और ये करेक्शन तो लाजमी है। अभी आप बता रहे हो पिछले सितंबर से मंदी, 2008 में, जनवरी 2008 में 21,000 का सेंसेक्स था, 21,000, और अक्टूबर में 8,000 का सेंसेक्स था। उसे मंदी कहते हैं, इसको मंदी नहीं कहते हैं। बट मुझे स्ट्रक्चरली अगर आप पूछोगे अगले 5-10 साल में फॉरेनर्स का पैसा आएगा क्या, मुझे लगता है बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा। एक डार्विन का फेमस कोट है कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द फास्टेस्ट ऑफ द स्पीसीज, इट्स द मोस्ट एडेप्टेबल हु आर द वंस हु सर्वाइव एंड थ्राइव। बट अभी बहुत चैटर भी चल रहा है ना कि SIP स्कैम है, SIP में पैसे नहीं बनते हैं, बहुत ऐसे ऑनलाइन, आपने तो देखा ही होगा। एज चेयरमैन ऑफ AMFI, आप क्या कहना चाहते हैं? Hey guys, I'm happy to be a part of Zerodha's media network. Together, Zerodha and I plan to bring to you simple yet effective and impactful news and views from the best minds in the financial world. Hey guys, welcome to the Money Mindset. The guest on my show today needs no introduction, but I will introduce him anyway. He is Navneet Munot, who is now the CEO of HDFC AMC, and of course somebody who is a veteran in the industry, has over 30 years of experience, is also the chairman of AMFI, so is wearing many hats and has a lot of responsibility. Navneet, thank you, आप मेरे शो में आए, और हम ये शो हिंदी में करने वाले हैं बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है वो हमेशा बोलती रहती है कि हिंदी में बात करो, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Entirely my pleasure, and आपके इस नए अवतार में पहली बार मिल रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी अच्छी बातें सुनता रहता हूँ मैं आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा लगता है, और निवेशकों तक पहुँचने के लिए आई थिंक बहुत अच्छा माध्यम है, और आप इसी तरह से सबका मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू सो मच। वाह, मुझे थोड़ा सा ना मेरी हिंदी को बेटर करना पड़ेगा, बट आई विल ट्राई एनीवे। तो अभी जो HDFC AMC है वो यू मैनेज अबाउट 7 लाख करोड़ और लिटिल ओवर दैट, राइट? तो आपकी जो जर्नी है बहुत ही फिनोमिनल जर्नी है, एंड जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जो अभी उन्होंने अपनी जर्नी अभी शुरू की है, उनके लिए यू आर एन इंस्पिरेशन। तो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। आप बहुत छोटे विलेज से आए हो और अभी आप चेयरमैन ऑफ AMFI हो, तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? हाँ, आपने सही कहा, मैं राजस्थान में बड़ा हुआ, ब्यावर में एक टाउन है ब्यावर, इसलिए शायद मैं हिंदी अच्छी बोल रहा हूँ क्योंकि तो वहीं बड़ा हुआ, वहीं स्कूलिंग करी, वहीं कॉलेज किया, वहीं से CA बना, और फिर मार्केट में अभी 30 साल से ज़्यादा हो गए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत में जो भी लोग 90 के दशक में आ गए बाज़ार में, और जिन्होंने अच्छा इंटेग्रिटी के साथ काम किया, हार्डवर्क करते रहे, और अच्छे इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर वो एसोसिएटेड थे, तो अपने आप ही अच्छा करते रहे। ओवरऑल इकॉनमी ने अच्छा किया 30 साल, मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया, हमारी इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा किया, तो बस वो टेलविंड इतनी अच्छी थी कि अपने आप सब कुछ अच्छा होता गया। और HDFC ग्रुप के लिए तो मैं यही कहूँ कि हर एक व्यक्ति की एक एस्पिरेशन होती है फाइनेंशियल सर्विसेज में कि किसी न किसी तरह से HDFC ग्रुप से आपका एसोसिएशन हो, तो ये तो एक ऑनर है, प्रिविलेज है, एक क्या कहूँ मैं, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दैट टुडे आई एम सर्विंग HDFC ग्रुप, एंड थ्रू दैट हम लोग करीब 1.25 करोड़ निवेशकों का पैसा मैनेज करते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छी, मैं कहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी मार्केट्स जब भी मंदी चल रही होती है, तो लेटली मेरा एक इंटरव्यू हुआ था विजय केडिया जी के साथ, और उन्होंने एक लाइन कही थी जो बहुत ही सॉर्ट ऑफ वायरल हो गई थी कि जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जब थप्पड़ मारता है तो थप्पड़ भी बहुत सारे देता है। तो मतलब मुझे आपसे जानना था कि नाउ यू आर द चेयरमैन ऑफ AMFI ऑल्सो, ये मंदी जो है आपका क्या राय है, कब तक चलेगी? पहले तो मुझे बताइए, विजय ने आपको ये सेंटेंस बोला कि गाना गा के बताया? नहीं मैंने बहुत ट्राई किया था गाने के, गाते इतना अच्छा है वो, तो सिंसियर कॉम्प्लीमेंट टू हिम और कॉम्प्लीमेंट टू यू कि अपने अब उनके अच्छे सेंटेंसेस होते हैं। आप पूछ रहे हो कि बाजार में जो भी मंदी चल रही है उसका, नहीं, 4 या 5 महीने हुए हैं, 4 साल बड़ी अच्छी तेजी थी बाजार में, और आपने देखा है किस तरह से ओवरऑल इकॉनमी ने अच्छा किया, मार्केट्स ने बहुत अच्छा डिलीवर किया, और पिछले 4 वर्षों में कई निवेशक तो ऐसे आए हैं जिन्होंने करेक्शन देखा ही नहीं, तो उन्होंने पहली बार एक 10% से ज़्यादा का बाजार में करेक्शन देखा है, और ये करेक्शन तो लाजमी है। कोई भी बुल मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता कि बाजार हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल ऊपर ही जाता जाए। पेड़ भी कभी भी ऐसे आसमान तक नहीं उगते, थोड़ा बहुत तो उसमें उतार चढ़ाव आना चाहिए। तो ये तो एक बाज़ार की प्रकृति है, और मुझे लगता है कि जो करेक्शन है वो हेल्दी करेक्शन है, क्योंकि एक समय आ गया था कुछ महीने पहले
जब प्राइजेस वर रनिंग अहेड ऑफ फंडामेंटल्स, मतलब वो नैरेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, नंबर्स कोई नहीं देख रहा था। तो आई थिंक वहाँ पर जिस तरह की फ्रेंजी थी, वो फ्रेंजी कम होना बहुत ज़रूरी थी। तो ये हेल्दी करेक्शन है। भारत तो अच्छा करेगा, 20-25 साल तक अच्छा करेगा, मार्केट्स अच्छा करेंगे, इंडिया के कॉर्पोरेट्स अच्छा करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन तेज़ी आती रहेगी। तो ये मंदी निवेशकों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो रियल वेल्थ क्रिएट होता है वो मंदी में ही क्रिएट होता है, जैसे हम सबको पता है। तो ये अभी 6 मंथ से स्टार्ट हुआ, राइट? सितंबर से बेयर मार्केट है स्टार्टेड। तो आपको लगता है कि ये प्रोट्रैक्टेड बेयर मार्केट होगा? और जो एफआई की सेलिंग है, अभी ओवर 1 लाख करोड़ ऑफ सेलिंग हैज हैपेंड इन 2025 सो फार, आपको लगता है ये भी सॉर्ट ऑफ बढ़ेगा ज़्यादा? सो हमारा एक फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जिसकी भी हमने 30वीं वर्षगांठ मनाई, 30th एनिवर्सरी ऑफ द फंड, फ्रॉम 1 जनवरी 95 टू 1 जनवरी 2025। तो 30 साल की हिस्ट्री है। एंड आप उसमें मेरे ख्याल में करीब 180 गुना कुछ हो गया होगा। क्योंकि मैंने रिटर्न बताया इसलिए मेरे को बोलना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। पास्ट परफॉर्मेंस इज नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। हैविंग सेड दैट, ये क्या दिखाता है कि इस 30 सालों में क्या नहीं हुआ होगा। सरकारें बदली होगी, ग्लोबल इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आए होंगे, भारत की इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आए होंगे, मार्केट में इतने उतार चढ़ाव आए होंगे, क्या कुछ नहीं हो गया 30 साल में पिछले। आप तो शुरुआत से देखिए, कोalition गवर्नमेंट्स हुई, 99-2000 में टेक बूम एंड बस्ट हुआ, 9/11 हो गया 2001 में, पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। अभी आप बता रहे हो पिछले सितंबर से मंदी, 2008 में, जनवरी 2008 में 21,000 का सेंसेक्स था, 21,000, और अक्टूबर में 8,000 का सेंसेक्स था। उसे मंदी कहते हैं, इसको मंदी नहीं कहते हैं। वो भी हो गया 2011-12 में, यूरो क्राइसिस, यूएस का डाउनग्रेड, 2013 में बाजार में मंदी हुई, रुपी वीक हुआ। अभी लोग रुपी वीक बताते हैं, बट उन्हें 2013 याद नहीं है, 2020 याद नहीं। तो बहुत कुछ हो गया 2020 में, पेंडेमिक जैसा आपने बोला। पर इतने उतार चढ़ाव होने के बाद भी अगर किसी ने 10,000 रुपये महीने के लगाए तो उसके मेरे ख्याल में 18-20 करोड़ कुछ हो गए होंगे। वो आगे मैं रिपीट करूंगा कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। एंड आप देखिए, समझिए फंड को अच्छे से। बट ये क्या दिखाता है कि ये उतार चढ़ाव के बाद में भी अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर थे, अगर आपने नियमित रूप से निवेश किया, तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं थी। बहुत सारे साल थे जब पूरे साल मंदी रही, कई महीने थे जब बाजार गिरा, कई क्वार्टर से जब बाजार गिरा। बट अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो मार्केट का हाल है, अभी जो एफआई की सेलिंग हो रही है, आपको लगता है और सेलिंग होगी और उसके बाद रिकवरी आएगी, कि आपको लगता है कि एक बॉटम ऑलमोस्ट आ गई है? मुझे ऐसा लगता है, जब लोग कहते हैं कि फॉरेनर्स इतना बेच रहे हैं, आप खाली एक सुनिए, आप तो इतने नंबर्स देखते हैं, आप तो इतना बाजार ट्रैक करते हैं डेली। आप पिछले साल का देखिए, सेकेंडरी मार्केट में उन्होंने बहुत सेलिंग करी, बट प्राइमरी मार्केट की बाइंग देखिए, नेट सेलिंग कितनी है फॉरेनर्स की? बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली कुछ है। इस साल भी प्राइमरी में थोड़ा सा खरीद रहे हैं, सेकेंडरी में कुछ स्टॉक्स बेच रहे हैं। आप डेली का वॉल्यूम भी देखेंगे एफपीआई का, तो ग्रॉस बाइंग और ग्रॉस सेलिंग देखिए। अगर कोई एफपीआई बेच रहा है तो कोई दूसरा एफपीआई खरीद भी रहा है। और ऑफ कोर्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का बाइंग है तो काफ़ी वो एब्जॉर्ब हो रही है। मुझे लगता है कि एक ऐसा समय था जब, जैसा मैंने कहा, कि प्राइसेस ज़्यादा बढ़ गए थे, फंडामेंटल से ज़्यादा चले गए थे, तो एक्सपेक्टेड था कि सेलिंग आएगी, और उन्होंने काफ़ी सेलिंग कर दी पिछले कुछ महीनों में। कई कारण है, डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूएस की इंटरेस्ट रेट्स ऊपर है, थोड़ा विश्व में अनसर्टेनिटी का माहौल है, यूएस मार्केट्स अच्छा कर रहा है तो वहाँ मोमेंटम है। पिछले कुछ महीने से चाइना का मार्केट अच्छा कर रहा है तो वहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम है, और हमारे यहाँ थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम हो गया। बट मुझे स्ट्रक्चरली अगर आप पूछोगे अगले 5-10 साल में फॉरेनर्स का पैसा आएगा क्या, मुझे लगता है बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा। क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल चेंज नहीं हुए हैं, कॉर्पोरेट फंडामेंटल स्ट्रक्चरली चेंज नहीं हुए हैं, इंडिया के मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरली चेंज नहीं हुआ है। बट अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में, ग्रोथ के बारे में बात करें, तो जो जीडीपी है वो थोड़ा स्लो डाउन दिखा रही है। जो जॉब मार्केट है, जॉब मार्केट में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वेदर इट्स द एडवेंट ऑफ एआई, वेदर इट इज़ जस्ट स्किल्ड लेबर नहीं है काफ़ी। तो वो सब, हम लोग बहुत डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअली वो डेमोग्राफिक डिजास्टर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में भी बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? मैं जब बाज़ार में आया ना यहाँ पे अर्ली 90s में, तो तब रिंग होती थी बीएससी में, तब रोज़ की भाव कॉपी छपती थी। तब कई लोगों का जॉब बैक ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोग होते थे, बिकॉज वो फिज़िकल शेयर्स आते थे, और फिज़िकल ट्रांसफ़र डीड वो आपको भरनी पड़ती थी, कंपनियों को भेजनी पड़ती थी। तो कुरियर का बड़ा जॉब होता था। जो रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र एजेंट थे कंपनीज़ के, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। और जब एनएससी आ गया,
जब डिपॉजिटरीज आ गए तो बहुत सारे जॉब्स चेंज हो गए. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली कैपिटल मार्केट्स का, वैसे ही मैं बैंकिंग का दे सकता हूँ, दूसरे इंडस्ट्रीज़ का दे सकता हूँ. तो जॉब्स चेंज होते रहते हैं टेक्नोलॉजी से. एक डार्विन का फेमस कोट है कि इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द फास्टेस्ट ऑफ द स्पीसीज, इट्स द मोस्ट एडेप्टेबल who are the ones who survive and thrive. तो जो एडेप्ट होते रहता है, जो अडॉप्ट करता रहता है नई टेक्नोलॉजी को, आई थिंक वो अच्छा ही करते हैं. सो एआई में भी यही होगा. कई चीज़ें ऐसी है जो अभी ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं. लाइटर नोट पे मैं कहता हूँ एनीथिंग विच इज डल, डम एंड डेंजरस, विद टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स वोंट डू दोज थिंग्स. बट देयर विल बी लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज जो आज हम सोच भी नहीं सकते. टोटल आईटी इंडस्ट्री 90s में $1 बिलियन थी और लोग कहते थे कि ये तो बॉडी शॉपिंग है, Y2K के बाद क्या होगा, इतना वॉल्यूम रहेगा क्या. वो 1 बिलियन वाली आज 200 बिलियन हो गई. मिलियंस ऑफ जॉब्स हैव गॉट क्रिएटेड. GCC आ गए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, उसमें मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर. तो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी. बट अगेन आई विल रिपीट, व्हेन आई से नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो कई एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो शायद नहीं रहेंगे. कहीं कोई चीज़ है जहाँ 100 आदमी अभी काम कर रहे हैं, वो मशीन 4 लोगों में कर देगी. बट कुछ और चीज़ अभी हो ही नहीं रही है, वो होगी. मैं कहता हूँ, मेरे को लग रहा है कि दिस इज़ एन इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन. ह्यूमैनिटी हैड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वी हैड इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन लास्ट 60-70 साल में. दिस इज़ द इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन. दिस विल हैव फार बिगर इम्पैक्ट देन द प्रीवियस 3 एंड इट्स अ बिग स्टेटमेंट. Agriculture revolution, industrial revolution, information revolution. This is intelligence revolution. This is basically what machines are trying to do, is to kind of like, mimic the human intelligence. तो मुझे ऐसा लगता है कि any job where primarily you are working with the brain, that will have a challenge, because machines will reach almost 90% of human brain capacity in terms of processing information or doing a repetitive job. Anything which is done by hands and minds, mind is emotion and hands, वो easily replace नहीं होएगा. तो a physiotherapist, a counselor, a teacher, the job that you do, I think all of these will thrive. And organizations maybe, I mean, you will have people who are storytellers, they will do amazingly well. Thank God. Because information तो आपको मिल जाएगी. If you just tell me like इतनी FPI की सेलिंग हुई, इतनी FPI की बाइंग हो गई, लास्ट क्वार्टर का GDP डेटा, IIP क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट्स, रिपो, ये तो लाइक आपको क्लिक ऑफ द बटन में बहुत इजीली मिल जाएगी. अभी मिलती है, उससे भी 10x उसमें एनालिसिस भी आ जाएगा मे बी इजीली. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, स्टोरी टेलिंग नहीं आएगी. करेक्ट. तो यहाँ पे दो चीजें आपने बताई. एक तो ये जो इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन है ना, तो अगर कोई 25 साल का या 30 साल का जो यूथ, अपनी यूथ है, उनको अगर जॉब मार्केट में जाना है, आपकी क्या एडवाइस है? ये जो AI और इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन के ज़माने में, व्हाट आर द बेस्ट वेज टू सॉर्ट ऑफ ईदर क्रिएट अ जॉब, बिल्ड अ करियर, बिल्ड अ वेल्थ फॉर योरसेल्फ? आई थिंक बी अवेयर दैट टेक्नोलॉजी कैन मेक योर लाइफ बेटर. कीप स्किलिंग, राइट. 90s में जैसे मैंने बोला, अगर जो लोग रिंग में जा रहे थे, अगर वो नहीं समझ पाए कि रिंग आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, मतलब आपके पास टर्मिनल होगा जहाँ पर आप, मुझे अभी तक याद है वो F1 F2, मतलब आपको लाइक बाइंग सेलिंग, अगर आप वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए और आपकी स्किल वही थी जो जॉबिंग करना एक्सचेंज में, तो आपका जॉब नहीं रहा. करेक्ट. भाव कॉपी की जगह कुछ और हो गई. तो वही चेंज अभी होगा. अगर आप एडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो इंडिया में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. तो आपको नहीं लगता है कि जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है उसको लोग थोड़ा हाइप कर देते हैं? मुझे नहीं लगता है. मुझे लगा पोटेंशियल बहुत है. अभी हम कहाँ हैं? अभी हम लाइक वैसे विश्व की लाइक 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, बट $2,500 पर कैपिटा है, राइट. 1.4 बिलियन पीपल हैं इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप विद डेमोग्राफिक्स. एंड ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमको हेल्प कर रही है. हमारे पास फिक्स लाइन फ़ोन नहीं था. 60-70 साल हो गए थे फ़ोन आए हुए, उसके बाद भी हमारे पास नहीं पहुंचा. हम सीधे मोबाइल फ़ोन पे चले गए. हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं था, हम सीधे स्मार्टफोन पे आ गए. हर आदमी के पॉकेट में कंप्यूटर है अभी. हमारे पास बैंक ब्रांचेस उतनी नहीं बनी, हम सीधे UPI पे आ गए. तो यू डोंट नो, AI में भी ऐसा ही होगा. हम लीप फ्रॉग कर जाएंगे. जो 30-40 सालों में जो होना चाहिए था, हो सकता है वो अगले 3 साल में हो जाए. तो एक मैं तो लास्ट 2-3 साल से राइट दिस एनुअल आर्टिकल पर्सन ऑफ द ईयर. तो 3 साल पहले था मेरा Gen AI, 1-2 साल पहले था the rise of health tech and how it will solve a lot of problems in healthcare, and last year was the deep tech
डीप टेक कि बहुत सारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स थोड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी। हाँ तो जेन एआई आपने 3 साल पहले लिखी थी? या वाह ओके। और अभी सब बात 22 करें में, या अभी तो बहुत ही वो एडवेंट हो गया है। ठीक है, तो अभी मार्केट पे आ जाते हैं वापस। तो आपने बोला था कि अभी जो ये मंदी चल रही है, जितनी भी चलेगी चलने दो, लेकिन इवेंचुअली तो मार्केट विल डू बेटर देन व्हाट इट डिड, प्रीवियस हाईज आएंगी। बट इन द मिडल ऑफ दैट आपको लगता है कि एक प्रोट्रैक्टेड बेयर मार्केट, टाइम वाइज करेक्शन भी हो सकता है? 1 साल तो हो गया राइट, मार्केट 1 साल में मोटा मोटी फ्लैट होगा मेरे ख्याल में इंडिया का। और बट स्टॉक्स लेवल पर अगर आप देखोगे सोनिया, तो बहुत करेक्शन हुआ है काफ़ी स्टॉक्स में। मुझे एक लगता है हमारी इंडस्ट्री पे वैसे फेथ बढ़ेगा, बिकॉज प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स ने काफ़ी अच्छा किया है पिछले 4 महीने में। अगर आप एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो को देखोगे, उसमें जो गिरावट हुई है वर्सेस हमारे पोर्टफोलियोज देखोगे तो एनएवीज रिलेटिवली कम गिरी है, काफ़ी कम गिरी है। तो एक फेथ बढ़ेगा कि ये शायद बेटर तरीका है पैसा लगाने का। और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का मैसेज तो यही है, आप कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते रहिए। और अगर आपने डाउन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा जब बाज़ार ऊपर जाएगा तब, राइट। मैं आपको क्लासिक बताता हूँ। सो बाज़ार पीक हुआ फरवरी 2020 में। आई रिमेंबर मैं स्टूडियो में था, वी सेलिब्रेटेड द न्यू हाई ऑफ 12,000 निफ्टी। बलून्स लगाए थे आप लोगों ने। अभी किसी को नहीं पता था कि अगले 1 महीने में मार्केट 7500 निफ्टी हो जाएगा। 1 महीने में, आई थिंक 14 फरवरी को न्यू हाई था और 24 मार्च को तो 7500 हो गया। अभी बहुत जन थे कि अभी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बड़ा पेंडेमिक है, रिसेशन आएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। लोगों ने, जिन्होंने अपनी एसआईपी बंद कर दी तो उनको फ़ायदा नहीं मिला जब वापस 12,000 का निफ्टी हुआ और उसके बाद 24,000 भी हुआ। तो आई थिंक वो ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत सारे निवेशक मुझे पूछते हैं, रोज़ पूछते हैं कि मैं अपनी एसआईपी का क्या करूं, बंद करूं, अभी मार्केट इतना गिर रहा है, स्टॉक्स 30%, 40% गिर गए हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर आपने सही एसेट एलोकेशन किया है, अगर आपको करना चाहिए था 60% और आपने 100% इक्विटी कर दिया, उसमें भी रिस्कीएस्ट फंड अगर आपने चूज़ कर लिया तो एक बात अलग है। मगर अगर आपने एक एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए किया है, अगर या आपने खुद भी किया है, तो एक सही अपना एसेट एलोकेशन किया है, यू नो योर टाइम होराइजन। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अभी आपका बेटा है कबीर 7 साल का, अब आप उसकी पढ़ाई के लिए लगा रहे हो कि वो 15 साल बाद, 20 साल बाद जब यूनिवर्सिटी में जाएगा, यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड। व्हाट विल यू डू? विल यू लुक एट कि ये क्वार्टर तो बाजार नीचे, मैं रुक जाऊँ 6 महीने? कबीर विल गेट द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन if you continue to invest every month and don't miss a single SIP. आइडियली तो उसको लोन लेके जाना पड़ेगा एजुकेशन के लिए। मैं क्यों उसके एजुकेशन के लिए पे करूं? मैं भी तो लोन लेके गई थी। उसके बाद इंटरेस्ट ज़्यादा ले लेना उससे। यही होता है जब एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं ना, देन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। जब तक सैलरी आ रही है तब तक तो एसआईपी में रख दो। नो बट आई मीन फेयर पॉइंट। अभी अगर मैं भी देखूं तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो आई थिंक 25 की एज में स्टार्ट हुई थी। बट आई विश कि somebody would have told me a bit earlier to start. No, बिल्कुल, of course, या। But that unfortunately इतना डिफरेंस होता है। अगर आप एक 25 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं या 30 साल में करते हैं, सपोज आपको, अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि भारत में 10-12% का रिटर्न आएगा, सपोज आपकी एक्सपेक्टेशन हुआ है, और 12% पे करीब 6 साल में पैसा डबल होता है मोटा मोटी। तो अगर आपने 24 की एज में स्टार्ट किया, 1 लाख लगाया तो, और 30 की एज में करा, तो वो जो डबल होना था एटलीस्ट वो तो फर्क पड़ ही गया। हाँ, और वो आपके पीक प्राइम एज पे। एग्जैक्टली, हाँ। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे तो अच्छा है। वॉरेन बफेट ने 11 की एज में शुरू किया था, तो अभी कभी कई इंटरव्यूज में उन्होंने बोला है कि यार मैं थोड़ा जल्दी कर देता तो अच्छा हो जाता। 11 के एज से क्या जल्दी? इसलिए मैंने बोला कबीर अभी मम्मी के पेट के अंदर ही सब स्टार्ट कर दो एसआईपी। कबीर को जरूर बताना अभी कि वो अभी भी 4 साल आगे है वॉरेन बफेट से, तो ही हैज एन अपॉर्चुनिटी। तो आज ही बताना आप उसको। हाँ, पक्का। Actually, that's an interesting point to think of. But show him that quote of Warren Buffett. I started at 11. I wish I could have started earlier. So he can start now. He has a 4-year head start. डरा भी देना कि मैं नहीं दूंगी पैसे, तुमको ही बचाने हैं। पॉकेट मनी से स्टार्ट करो और खुद जाके अपना एजुकेशन करो। बट अभी बहुत चैटर भी चल रहा है ना कि एसआईपी स्कैम है, एसआईपी में पैसे नहीं बनते हैं, बहुत ऐसे ऑनलाइन, आपने तो देखा ही होगा। एज चेयरमैन ऑफ एम्फी आप क्या कहना चाहेंगे? 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। हमारे फंड है HDFC का, जैसे हमने बताया। इंडस्ट्री के और भी फंड्स होंगे जो 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, 20 साल से हैं, 25 साल से हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि बहुत बार मंदी आई है। ये जो 4 महीने की मंदी है जो सितंबर एंड में स्टार्ट हुई है, अभी हम फरवरी में है, ये पहली बार नहीं हुआ है।
ये तो भारत में कितनी बार हो गया उन 20 सालों में, 30 सालों में, राइट। उसके बाद भी आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए और हर तरह के फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, लार्ज कैप में देख लीजिए, मिड कैप में देख लीजिए, स्मॉल कैप में देख लीजिए। अगर आपने पीक पे इन्वेस्ट किया तो ज़रूर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, राइट, वापस वो लेवल आने पे। लेकिन अगर आपने सपोज़ कोई भी पीक पे निवेश किया और लेकिन उसको आप कंटिन्यू करते रहे उस SIP को और आप लगाते रहे जब बाज़ार नीचे गिर रहा था, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा ही हुआ है। तो हमारी इंडस्ट्री का तो एक ही है कि अगर मिस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे काउंटर कर सकते हो, कोई ब्लेम करके नहीं कर सकते हो, उनका एक व्यू पॉइंट है। हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हम ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट किए, ज़्यादा एजुकेशन करके ही उसको काउंटर कर सकते हैं। तो वही हमारा एफर्ट्स है, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है समझाने में, और उसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आप जिस तरह से काउंटर करके एक्चुअल फैक्ट, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल नॉलेज, और मैं तो कई बार बोलता हूँ विजडम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डेटा और ये सबसे भी ज़्यादा विजडम चाहिए पैसा बनाने के लिए, तो वो डिस्टिल करके जो आप देते हो उसमें आपका भी रोल है, और इंडस्ट्री में हम यही कोशिश कर रहे हैं। तो जो अभी मुझे पता है कि सेबी बहुत सारी चीज़ें कर रही है, वो कंप्लायंस स्ट्रिक्ट करने का, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंप्लायंस स्ट्रिक्ट करने का, सेफ्टी या व्हाटएवर, इन्वेस्टर सिक्योरिटी रेज करने का, प्रोटेक्शन का। तो अभी जैसे कि जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो निवेश करते हैं? सेबी का जैसे आपने नाम लिया, तो वो मार्केट रेगुलेशन करते हैं, वो मार्केट डेवलपमेंट करते हैं और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करते हैं। और हम एमफी में और सेबी में हम साथ में मिलकर काम करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पर और काम करें, हमारे डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बढ़ाते रहें और प्रोडक्ट को ट्रांसपेरेंट बनाते रहें और प्रोडक्ट को ट्रस्टवर्दी बनाते रहें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ताकि उसको ईजी और एक्सेसिबल बना सके और ज़्यादा डिस्क्लोजर और बेटर, मोर ट्रांसपेरेंट बना सके। तो बहुत कोशिश करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल उसमें और डीप नहीं जाएंगे। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा कि अगर आपने एक सही तरीके से शुरुआत करी है, अगर आपने अपने गोल को समझा है कि आप किसके लिए निवेश कर रहे हैं, आप बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, अगला घर खरीदने के लिए कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं या रेगुलर इनकम के लिए कर रहे हैं, एक बार आपने निर्धारित कर दिया, उसके बाद एसेट एलोकेशन वो हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है। आपने पूछा कि अगर यंग है तो क्या करना चाहिए, तो नॉर्मली ऐसा बोलते हैं, मोटा मोटा ऐसा थंब रूल है, ऐसा कोई साइंटिफिक नहीं है कि 100 माइनस एज आपका इक्विटी में होना चाहिए। तो अगर आप 25 साल के हो तो 75 इक्विटी में लगा दो, 25 फिक्स इनकम लगा दो, 30 हो तो 70-30 कर लो, बट ये मोटा मोटी इट्स अ थंब रूल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड थंब रूल। बट हर एक व्यक्ति डिफरेंट होता है। अब 4 महीने में 15% बाजार नीचे है, आपने 1 लाख रुपए लगाया, आज आपके स्टेटमेंट पे 85,000 रुपीज़ अगर दिख रहा हो तो आप वो वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं क्या? तभी आपके लॉन्ग रन में ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो खुद को समझिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसके बाद एक फ़ंड चूज़ करिए। और हमारी इंडस्ट्री में एक अच्छी बात है कि हम लोग बहुत ऑप्शंस देते हैं। आप अलग अलग तरह के इक्विटी फंड्स में लगा सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा नहीं थोड़ा को पूरा 100% इक्विटी फंड नहीं चाहिए, तो आपके पास बैलेंस फंड्स है, आप 65-35 या अलग अलग तरह के फंड्स कर सकते हो, या फिक्स इनकम फंड है, थोड़ा फिक्स इनकम में लगा लीजिए और बाकी का इक्विटी में लगा लीजिए। तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत क्रैश हुआ है अभी। सपोज जो डायरेक्ट स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने अच्छे कंपनीज को चूज़ किया है, लेकिन ये मार्केट में ये अच्छी कंपनियां भी 30-40% नीचे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हम स्टॉक्स के बारे में नहीं बात करेंगे, बट फॉर एग्जांपल जैसे पॉलीकैब हुआ, आज की स्टोरी है इसलिए मेरे ध्यान में आया। अभी अल्ट्राटेक के आने पे थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री में। इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, लेकिन स्टॉक अभी 15% नीचे है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर आप, मैं तो यही कहूँगा कि म्यूचुअल फंड बेटर है, बट अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो कई बार जब अगर ख़राब न्यूज़ है और कंपनी बहुत अच्छी है, कोई भी न्यूज़ फ्लो है, एक्सटर्नल न्यूज़ फ्लो है, कोई भी रेगुलेटरी चेंज हो गया, पॉलिसी चेंज हो गया, कोई इंटरेस्ट रेट में मूव हो गया, कोई न्यू कॉम्पिटिटर एंटर हो गया, ऑफ कोर्स आपको वापस रिव्यू करना चाहिए। पर एक अच्छी कंपनी है जिसके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है और वैल्यूएशन अगर ठीक हो गया रीजनेबल, तो वही समय होता है एक अच्छा स्टॉक खरीदने का। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी न्यूज़ और अच्छा प्राइस साथ में नहीं आता। खराब न्यूज़ के समय में अच्छा प्राइस होता है। अच्छा प्राइस मतलब आपके खरीदने के लिए तो अच्छा समय वो है जब न्यूज़ अच्छी नहीं है, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बाजार में सब कुछ अच्छा हो रहा है,
कॉर्पोरेट प्राइस अच्छी नहीं होगी, तो प्राइस अच्छी नहीं होगी ना खरीदने के लिए, बिकॉज वो प्राइस में है ऑलरेडी। तो अच्छा प्राइस तो तब मिलता है जब न्यूज खराब होती है। बट ह्यूमन ब्रेन जिस तरह से काम करता है, आप उस टाइम में बड़े फेयरफुल हो जाते हो। तो वॉरेन बफेट ने जैसा बोला कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अभी लोग फेयरफुल होते जा रहे हैं। आज भी आप ज्यादा क्वेश्चंस फेयर वाले पूछ रहे हो बिकॉज आपके निवेशक वैसा पूछ रहे हैं। तो वो जरूरी है। तो वही समय होता है जब आप थोड़ा ग्रीडी बने। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो लास्ट ईयर बाय द वे कोई फियर नहीं था। फियर एक ही था, लास्ट ईयर फियर बहुत था, फियर ऑफ मिसिंग आउट था। करेक्ट। तो आपको नहीं लगता है कि फियर का एंड हो गया, अभी थोड़ा सा ऐसे बॉटम हो गया? नहीं लगता? करना बहुत मुश्किल होता है। बाजार का टॉप भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, बॉटम भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, घड़ी का पेंडुलम होता है ना वॉच, मार्केट वैसे घूमता है, वो कभी भी ऐसा फेयर नहीं होता है। वो एक एक्सट्रीम पे जाता है, दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है। वो कैच कर लेना इतना इजी नहीं है, इजियर सेड देन डन। बहुत लक चाहिए, लक होगा तो ही होगा। बट आपने अगर कैच नहीं भी कर पाए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये स्टॉक मेरे हिसाब से अच्छा बिजनेस, अच्छी मैनेजमेंट और ठीक वैल्यूएशन पर आ गया, अब आपने ले लिया, उसके बाद वो कोई गारंटी नहीं कि वो वहाँ से 10% नीचे नहीं गिर सकता है। कोई इन्वेस्टर और बेच सकता है, कुछ और न्यूज़ आ सकती है, पर वो आप टाइम नहीं कर सकते और उसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और हमारी इंडस्ट्री तो उसको बहुत सरल बना देती है, भाई SIP कर लो, क्यों टाइमिंग कर रहे हो? करेक्ट। और कितने सारे फंड्स भी हैं, ऐसे नहीं कि हाँ मिड स्मॉल कैप वगैरह। एक और होता है हमारे यहाँ लाइक सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। सपोज आपके पास लमसम पैसा है, लेकिन आपको टाइमिंग नहीं करनी है कि अभी लगा दूँ 10 दिन बाद में लगाऊँ। तो आप एक पैसा एक मनी मार्केट फंड में या किसी में लगा के और ट्रांसफर करते रहिए उस पैसे को इक्विटी फंड में, अगर आपको इक्विटी में लगाना है तो। और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जो आपका पहला फर्स्ट 1 करोड़ जो बोलते हैं ना, कि आपने कभी बनाया, और आपका जो कैपिटल था, क्योंकि आप बहुत छोटे शहर से आए हो, तो मतलब were you born into wealth? Did you always have money to invest? Not really from like any middle class family, but पहले समझते नहीं थे। I started very early when it was 80s। तो मैं बफेट के जैसे I can say मैं भी 11-12 साल का था तब से पढ़ना चालू किया बाजार, और एक आध IPO में लगाया होगा अर्ली 80s में। अच्छा, आपने 12 साल की एज में? 11-12 की एज में I put one in IPO, LML का IPO था, I still remember that। तो आप तो इंडिया के बफेट हो गए आप तो। Not really, बहुत सारे निवेशक होंगे ऐसे। बट दी 80s में भी कुछ समझ में नहीं आया इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 90s में भी नहीं समझ आया बराबर। इंडस्ट्री में आने के बाद भी लाइक ऐसा ही लगता था लाइक हाँ बाजार ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, बुल मार्केट होता है, बेयर मार्केट होता है। वो आपको धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो, धीरे धीरे जब आप समझते हो, तब आपको समझ में आता है कि अगर एक इकॉनमी इंडिया जैसी अगर इतने सालों तक ग्रो करेगी, एक कॉर्पोरेट सेक्टर है जो इंश्योर करेगा कि उस ग्रोथ को, इकोनॉमी की ग्रोथ को उनके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट में बनाएगा, एक स्टॉक मार्केट है जहाँ पर एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर 100 शेयर भी ले रहा है तो भी वो ग्रोथ को कैप्चर कर सकता है, और एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है जहाँ अगर आप 1000 रुपये महीने लगा रहे हो तो भी आप उस ग्रोथ को अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में अगर उन्होंने अच्छे निवेश किए और अल्फा बना लिया तो और भी ज़्यादा आपने कैप्चर कर लिया उससे। तो वो समझ आने में फिर बहुत साल लगे, बट होने के बाद, बट ज़्यादा अगर ऑनेस्टली पूछूँ तो मैं मतलब मेरे पैसे कब बने मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। आई एम सेइंग इट लाइक विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को मज़ा आता है दूसरों के पैसे बनते हैं तब। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में द जॉय इज नॉट अबाउट लाइक हाउ मच मनी वी मेक, इट इज अबाउट द लाइफ वी इम्पैक्ट, राइट। हम इन्वेस्टर्स को मिलते हैं जो अपनी स्टोरी बताते हैं, जहाँ भी जाते हैं। मैं कुंभ मेला में था, वाराणसी एंड प्रयागराज, कभी कोई मिल जाता है, वो देखता है इधर SDFC AMC का लोगो, फिर कोई कुछ तो पूछते हैं कहाँ लगाना चाहिए, बिकॉज उन्होंने लगाया नहीं है। कुछ बताते हैं कि सर मैंने इतना सा लगाया था 20 साल पहले और आज इतना हो गया, तो वो बहुत जॉय देता है। हाँ एक्चुअली जब वो कंपाउंडिंग किक होने लगता है तो बिल्कुल दैट्स मैजिकल, या फॉर श्योर। तो आपने 12 साल के एज पे स्टार्ट किया था, तो बहुत मिस्टेक्स किए होंगे, मतलब बहुत सारे एक दो जो आपको याद है? अलग से शो करना पड़ेगा। नहीं, एक दो जो बड़े मिस्टेक्स मैं पहले ही बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला ही। तो जैसे मैंने बताया कि वो द लॉजिक ऑफ दैट IPO वाज दैट कि प्रोडक्ट वाज वेरी गुड। व्हिच वन वाज इट? वो वेस्पा स्कूटर था। वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो फार बेटर देन द एग्जिस्टिंग स्कूटर्स, और उसमें वेटिंग पीरियड था 6-7 महीना। आप स्कूटर के लिए आज बाय द वे स्कूटर के लिए आज एप्लीकेशन लगाओ तो 7-8 महीने बाद आपको स्कूटर मिलेगा। यू हैड टू बी इन अ वेटिंग पीरियड। अभी भी तो वही चल रहा है वेटिंग पीरियड। नहीं, हर एक मॉडल में नहीं होता। उस टाइम तो हर मॉडल में ऐसा होता था। इंडिया वाज एन इकोनॉमी ऑफ शॉर्टेजेस, तो हर चीज़ में शॉर्टेज थी। तो मुझे लगा कि इतना अच्छा अगर प्रोडक्ट है, 6-6 महीने तक लोग वेट करें तो कंपनी तो कितनी बड़ी हो जाएगी, कितने पैसे बनाएगी। पर वो कंपनी ने अच्छा नहीं किया। इट डजंट इवन एग्जिस्ट टुडे, राइट।
And Bajaj has grown so much. उसके बाद Hero Honda आया, they have become so much. There were one or two more that time. There were actually couple of them who came into two-wheelers. None of them have done well, right? So एक अच्छा प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है कि कंपनी को बहुत अच्छा बना देगा. एक इंडस्ट्री में बहुत टेलविंड होना भी बहुत जरूरी नहीं है कि उसमें सब लोग पैसा बना लेंगे, राइट? आई मीन देयर वाज लाइक वन ऑफ द लर्निंग, मेनी थिंग्स हैव टू फॉल इन प्लेस. कंपनी में मतलब बिजनेस अच्छा है लेकिन कंपेटिटिव एडवांटेज बनाया है क्या, मैनेजमेंट कैसा है, कैपिटल एफिशिएंसी, कैपिटल यू नो द एलोकेशन कैसा है, बहुत सारी चीज़ें होती है. और सही वैल्यूएशन होना चाहिए. पर ये तो आप गलतियाँ कर करके सीखते हो धीरे धीरे. तो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, मतलब जो आपकी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी? पर्सनल मेरा तो पूरा पैसा हमारे फंड्स में लगा हुआ है. आई डोंट इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ये इंडस्ट्री तो इतनी अपॉर्चुनिटी देती है कि अपने फंड्स में लगा लो और फंड्स ग्रो होते रहते हैं. जो हम प्रीच करते हैं बाहर वही हम प्रैक्टिस करते हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट में. और मैं उसमें ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, आई डोंट एक्सपेरिमेंट मच. आई मीन बल्क ऑफ माई मनी वुड बी लाइक इन वेरी प्लेन वेनिला सिंपल फंड्स. हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, व्हाटएवर ऑल आर फंड्स में लगवाया बहुत सालों से. अच्छा. तो मतलब आप, और मैं इन्वेस्टर्स को पहले ही मैंने कहा, अब यू नो इन्वेस्टर्स, यू मीट पीपल, यू आई मीन एंटायर करियर इन मार्केट्स. 4 महीने की मंदी देखिए रिसेंटली, सितंबर से लेके अभी तक. आप स्टॉक्स देखिए जो रिटेल के सबसे फेवरेट स्टॉक थे, जो लोगों को लगता था यहाँ तो बहुत पैसा बनेगा, उनका फॉल देखिए. और म्यूचुअल फंड्स की एनएवी का फॉल देखिए और आप डिफरेंस देखिए उसमें. जब तेजी होती है तो लोग बोलते हैं अरे सर हमारा तो पैसा डबल हो गया 6 महीने में, आपका रिटर्न तो इतना सा है. तो मैं बोलता हूँ थोड़े टाइम रुक जाइए, मंदी के लिए रुक जाइए तब पता चलेगा. तो अभी क्या करना चाहिए? कैश लेवल्स रेज करने चाहिए, डिप्लॉय करना चाहिए? अभी व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी राइट नाउ? अगेन सो हर बार ऐसा टैक्टिकल व्यू लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप जैसे मैंने अगेन गिविंग योर एग्जाम्पल है, वो कबीर 7 साल का है, तब उसमें लाइक आप बहुत ज़्यादा टाइमिंग करके 2 महीने इधर उधर, अरे यार 2 महीने पहले लगा दिया, मार्केट तो और नीचे आ गया, यू रियली डोंट नो. आई मीन आई गिव यू दैट एग्जांपल ऑफ February 20 और March 20 का. आई रिमेंबर 2008 में जब क्रैश हुआ था तो 21,000 was the Sensex in January 2008. It fell to 8,000, below 8,000 in October 2008. From October 2008 to March 2009, for almost 5-6 months, it remained around 8,000-9,000 के आसपास 6 महीने. And that the view got formed up that whole world is in a problem. Correct. It's going to be a very long run recession. We are coming out of a long bull market. It's going to be a long bear market. And बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहिए. मार्च 2009 से जुलाई तक अगले 4 या 5 महीने में that 8,000 became 14,000. V-shaped हो गया. And V-shape हो गया और वापस अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लोगों को लेने की. And I can give you many examples like that. So टाइमिंग करना बहुत टफ. मेरे को नहीं पता बाजार कैसा होगा 3 महीने, मेरे को नहीं पता 1 साल बाद कैसे होगा, लेकिन मुझे फेथ है इंडिया अच्छा करेगा 25 साल. अच्छा, तो कबीर के लिए 25 7 साल का ये तो अभी मेरे भविष्य का कोई वो नहीं है, बट कबीर के भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. No, but for you also, on a serious note, I tell people, so like, if anybody, let's say, I would be 53, 54, but I always think like, I would have another 40, 50 years, hopefully, let's say, the average life expectancy is increasing in there, right? मतलब 1947 में 35 years थी, आज वो 70 के ऊपर होगी. In our lifetime, possibly, it will become maybe 80, 90 average, who knows. So then you need money for a very long time, very, very long time. That awareness has just started kicking in India. कि आप 30-40 साल तो बचाते हो, उसके बाद आपको 40-50 साल तक पैसा चाहिएगा. And फिर उसमें lifestyle inflation भी आ रहा है, right? I mean, the fee that you would be paying for Kabir, you didn't spend that much on education. 1/10. The gadgets that he is buying, the vacation that you are taking for him versus what you would have taken in your childhood, all of that is changing. It's not about the inflation, it's 4-5% in India, 4% let's say. But lifestyle inflation is increasing, life is getting longer, and your incomes are likely to grow. Your show will keep doing well. Next year will make more money. So you have to invest more. So because of that, the longevity of life, larger incomes and lifestyle inflation, whatever you are investing, you need to invest more. आपने मुझे स्ट्रेस में डाल दिया. अभी मैं घर जाके जो भी पैसे बचे वो इन्वेस्ट कर दूंगी अभी. Of course. No, but I want to talk about खर्चा कम करना और सेविंग बढ़ाना. But I think मार्केट वाले, आप मुझे बताइए, I speak to many people in the market, सबकी लाइफस्टाइल वैसे ही है, सबकी इनकम डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ गई है. Don't you feel that's the case with the people in the market? Like they
they thrive on making money, but they find it very hard to spend that money. No, I think they spend, but it depends on what cause is close to your heart. I mean, what is the experience that people want to spend their money on? But whether whether you talk about Warren Buffett, you talk about Ramesh वो तो Damani सेम ji, घर में सेम गाड़ी है, सेम रेस्टोरेंट में जा खाते थे, रमेश 50 दमानी साल जी से भी वही सेम खाने सेम हैं। फ्रेंड्स हैं, सेम गाड़ी ऊपर नीचे थोड़ी सी, विजय केरिया जी भी सेम, उनके भी. So I just feel like people who are in the markets, they're so obsessed with all of us, right? No, it's with not wealth about creation. that. It's हाँ, but ऐसा नहीं कि बहुत. It's also like I don't know what gives you joy in life, right? That's each individual, and I won't say कि नहीं पूरा बचा ही लो, आप खर्च मत करो. I mean, you should have the best possible experience. आप किसके लिए पैसा बना रहे हो? अगर आप खर्च नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं अच्छे कॉस्ट पे, but that doesn't mean that you have to have an extravagant life. Because मैंने इतना बना लिया, बाजार ने इतना अच्छा कर दिया, किसी ने कोई मल्टी बैगर बना दिया, तो मतलब नहीं है that मेरे खर्चे has to go multi बैगर. But I think no, what I'm trying to say is, I think people don't chase money. They chase that beyond the that point. market, it's the that the joy. Actually. Exactly. That's what I said. You asked me about my money. To be very honest. मेरे को पता नहीं मैं कितने दिन में कोई मेरा स्टेटमेंट भी नहीं देखता होगा. माई वाइफ मैनेजेस दैट. उनको पता है फ्यू फंड्स में पैसा लगा हुआ है, ठीक है, बढ़ता रहता है, हम उसमें लगाते रहते हैं. बट द जॉय फॉर मी, लेट्स से सम ऑफ द अदर नेम्स दैट यू टुक, दे डोंट हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग समबडी एल्स, सो दे आर नॉट आंसरेबल. इफ दे आर आउट फॉर लाइक 1 month ऑन सम वेकेशन, तो उनको कोई फ़ोन नहीं करने वाला है. आप भी नहीं पूछोगे सर इंटरव्यू करना है, बाजार गिर गया. बट for us the joy is making money for other people. हमारा like HDFC AMC का, मैं आपको कार्ड देता हूँ, मेरा लिखा हुआ मिशन to be the wealth creator for every Indian. 2,000 people at our end every day get up in morning with one mission. We have to make more money for more people in India. Wow, that's amazing. But ये जो आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में बोल रहे हैं, मुझे थोड़ी सी उसके बारे में जाननी है कि अभी जो आप सेक्टर्स या themes, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो. Thank you. I'm trying my level best. I remember when you were walking and you said कि मैं हिंदी कम बोलती हूँ, but you speak so well. हाँ, मैं कम बोलती हूँ, मैं थोड़ी सी आप लोग से थोड़ी सीख रही हूँ मैं. But तो over the next 5 to 10 years, ठीक है, by the time we reach 2047, India at 100, people would want to take part in that growth story. What are the themes जो 3-4 अगर आपको बड़े themes नजर आ रहे हैं, वो क्या है? See, the big interesting thing about India is that this journey from $3.5-4 trillion to $25 trillion will be very different than most of the other places in the world. The countries that have grown from a frontier market to an emerging market to a developed country, unlike many others, India's journey is very different. एक सबसे बड़ा difference तो ये है इंडिया में that large part of this journey is driven by the entrepreneurs. And entrepreneurs के साथ जो capital market structure है हमारा, तो बहुत कम कंट्रीज़ में हुआ है जो इंडिया में हुआ है पिछले 30 साल में. जो पहले मैंने बोला कि इकोनॉमी एक अच्छे पेस से ग्रो कर रही है, कॉर्पोरेट्स का रेवेन्यू प्रॉफिट एक पेस से ग्रो कर रहा है, मार्केट आपको वो रिटर्न दे रहा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वो आपको रिटर्न दे रही है 1000 रुपये भी. अगर आपने वो राइड कर ली 25-30 साल तक, दैट सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है. विद इन दैट स्टॉक्स और सेक्टर्स का जैसे आपने बात करी, मैं कई बार कहता हूँ 30 साल पहले बहुत लोग बोलते थे हर चीज़ में पर कैपिटा कंजम्पशन देखते थे इंडिया का, अरे ये तो बहुत कम है, इतना बड़ा हो जाएगा. मुझे पता है जब टीवी वगैरह आए, जब बढ़ने लगे, अरे इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज एवरी हाउस विल हैव अ टेलीविजन, बट वो कोई भी टेलीविजन कंपनी वाले ने पैसा नहीं बनाया. Some of the biggest brand, I don't know take names, they don't even exist today, which are like biggest 2-3 brands today. कई बार ऐसा बहुत ज़्यादा मैक्रो थीम में ना पैसा नहीं बनता है. मुझे लगता है कि वो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग जो होती है, राइट स्टॉक सिलेक्शन, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, पॉइंट बहुत बड़ा है. अब इसमें से कौन बड़ा होके शेयर होल्डर को रिटर्न देगा, वो हर एक नहीं होते हैं हर इंडस्ट्री में. टेलीकॉम क्लासिक एग्जांपल है. 15 साल आप पहले मेरे से पूछते अगर इंडिया की थीम, तो मैं अगर बोल सकता था शायद आप देखो मोबाइल तो खाली 10 करोड़ लोगों के पास है, 100 करोड़ हो जाएगा, डेटा तो कंजम्पशन कुछ था ही नहीं, डेटा इतना बड़ा हो जाएगा. इन सब कंपनीज के ऑलमोस्ट उस टाइम पे 35-40% EBITDA मार्जिन थे, तो आप प्रॉफिट पूल देखो कितना बड़ा हो जाएगा. अभी ज़्यादातर लोग तो बचे ही नहीं इंडस्ट्री में, 1 या 2 नहीं पैसे बनाए. वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल. आई कैन टॉक अबाउट मैनी थिंग्स, बट for viewers it's important, don't get driven by that. More important, identify the right management who can take full advantage of that opportunity. So bottom up approach, that tailwind बहुत बढ़िया. हमारी इंडस्ट्री देखो आप, अभी इंडिया में 5.25 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, हमारे 1.25 करोड़ हैं. ये नंबर कितना बड़ा हो जाएगा. इंडिया की अगर $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, 20% हाउस होल्ड सेविंग्स है, तो $800 बिलियन हर साल इन्वेस्ट हो रहा है.
$800 बिलियन हर साल इन्वेस्ट होगा। अब उसमें से रियल एस्टेट में भी जाएगा, गोल्ड में भी जाएगा, डिपॉजिट में भी जाएगा, और जगह भी जाएगा, बट हमारा भी तो SIP बुक बड़ा होता चला जाएगा। थोड़े बहुत ऊपर सिक्लिकल फैक्टर, कभी 2 महीने कम हो गए, कभी 4 महीने ज़्यादा हो गए, बट स्ट्रक्चरली तो इंडस्ट्री बड़ी होती चले जाएगी। बट ये जो हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ये डोंट यू थिंक एनीवे हम लोग देयर टू सेपरेट इंडियाज, राइट? देयर इज इंडिया एंड देयर इज भारत। तो ये जो टॉप 1% की इंडिया है, उसमें you know the wealth gap is sort of increasing, this thing between the rich and the poor, और जो लोअर स्ट्रैटा है दे आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे जॉब लॉस हो। अभी आप किसी भी कंज्यूमर कंपनी के बारे में बात कीजिए, चाहे मैरिको हो, डाबर हो, HUL, सब बोल रहे हैं कि स्लो डाउन चल रहा है, कंजम्पशन कम है। तो डू यू थिंक दैट दिस एंटायर थियोरी कि दिस इंडिया ग्रोथ स्टोरी, $3,000 per capita GDP, etc. Do you think it will take time because lower part of India is struggling a lot? So first of all, I mean, अगर आप देखो पिछले 10 साल में अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या हुआ है, वो हुआ है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द लोअर स्टेट ऑफ पीपल। चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो कुकिंग गैस हो, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो एक सोलर पैनल हो ऊपर, चाहे वो एक 1 LED बल्ब हो, या सुकन्या समृद्धि हो, या the free food grain for 80 crore people हो, या सारा, which is improving the lives. And then of course now some of the newer schemes like Ladki Behna, etc. And one can argue about the longer term implication on the fisc. But the point is all of these are improving the lives of people at the bottom of the pyramid. उनकी aspirations बढ़ रही है, because now एक टाइम पर अगर आपको कुकिंग गैस नहीं है और आपको अगर लकड़ी की चिंता करनी है, फॉरगेट अबाउट राइस एंड व्हीट इन द किचन, लकड़ी की चिंता करनी है और आज लाइफ डिफरेंट हो गई, देन यू थिंक अबाउट योर नेक्स्ट जनरेशन। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द अदर कंजम्पशन ऑल्सो। अगर एक आयुष्मान भारत है, और लेट्स अगर एक पेंशन है एंड वॉट एवर, दैट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ मोर सिक्योरिटी अबाउट योर लॉन्ग टर्म, देन यू थिंक अबाउट योर लाइफ वेरी वेरी डिफरेंटली। आई थिंक गवर्नमेंट का एक व्यू था पिछले 5 साल में, उन्होंने केपेक्स पर बहुत खर्चा किया, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया कि प्राइवेट केपेक्स आएगा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी विद PLI अदर थिंग्स, एक केपेक्स बढ़ेगा एंड वो इन्वेस्टमेंट से कंजम्पशन ऑटोमेटिकली परकुलेट होगा। बट थोड़ा सा शायद हो सकता है उसमें समय ज़्यादा लग गया। बट अभी जो नए मेजर्स हैं, जो टैक्सेशन में चेंजेस हो रहे हैं अभी, तो उससे एक मिडिल क्लास के पास अगर ज़्यादा पैसा आता है और कंजम्पशन बढ़ता है तो उसका एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन होगा। और मुझे लगता है कि अगर किसी को भी कुछ अगर डाउट हो भारत के कंजम्पशन ग्रोथ पे, तो कुंभ मेले में जाना चाहिए। 40-50 करोड़ लोग एक शहर में 45 दिन में अगर आते हो आप, मतलब देन यू विल सी द रियल इंडिया एंड द रियल भारत एंड यू गेट सो बुलिश अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आई मीन सडनली आप देखेंगे तो लास्ट ऐसे 6-8-12 मंथ्स में रिलीजियस टूरिज्म हैज आल्सो बिकम सच। अब रिलीजियस टूरिज्म इंडिया का इतना बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में, स्पिरिचुअल टूरिज्म इतना बढ़ जाएगा, मेडिकल टूरिज्म इतना बढ़ जाएगा। इंडिया में हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बीचेस हैं, पहाड़ हैं, मतलब क्या नहीं है यहाँ पर। अगर आप आज के डेटा देखोगे तो जो थाईलैंड है या इस्तांबुल में जितने लोग जाते हैं, पता नहीं इंडिया में उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम आते हैं। बट दिस कंट्री हैज़ बिकम अ लार्जर सॉफ्ट पावर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है और द क्लीनलीनेस एंड द अदर थिंग्स इम्प्रूव। आई मीन इट हैज क्रेजी पोटेंशियल। सो वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट वन इंडस्ट्री, देयर कुड बी मेनी लाइक दैट। तो आपको क्या उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मैं मेरे को ऐसे ही कोई बता रहा था, व्हेन आई वाज देयर माय कलीग्स वर टेलिंग मी कि आप सोचिए जो आदमी खाली वहाँ पर चाय बेच रहा है, आप सोचिए जो आदमी खाली वहाँ पर एक ऑटो चला रहा है, आप सोचिए एक आदमी जिसने अपनी होटल बना रखी है छोटी सी, हर एक की इनकम में कितना इम्पैक्ट हो गया। लार्ज पार्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स 1.5 मंथ में इतना क्राउड था, बट स्ट्रक्चरली इट विल change over a period of time and this will give like multiplier effect. No, of course. तो कोई challenges हैं जो आपको दिख रही है ये growth story? नहीं, बहुत हैं. It's a 1.4 billion people. It's a democratic system. We are a thriving, vibrant, noisy democracy. Yeah. There'll always be some or the other challenges. Global environment is, I mean, I can say that there are many challenges on that side. A lot is changing globally, which will have some repercussion on India also. And there are two ways to look at it. ग्लास में पानी अगर आपको देखना है कि आधी खाली है, आधी भरी हुई है, या आधी पानी से भरी हुई है, आधी हवा से भरी हुई है। तो 3 व्यू पॉइंट हैं। अभी आपको निर्धारित करना है भारत में, आप तीनों में से कोई भी व्यू ले सकते हो at any point in time. That's interesting. आपने तो बहुत सारे बेयर मार्केट्स देखे होंगे 30 साल से। तो जो नए निवेशक हैं जिन्होंने कभी बेयर मार्केट नहीं देखी है और जो एक ही सवाल पूछते हैं कि FIIs इतनी सेलिंग क्यों कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उनको?
बाजार में डेली ट्रेड होता है ना, तो एक बायर होता है, एक सेलर होता है, तभी ट्रेड होता है, राइट? ऐसा तो हो ही नहीं सकता 2 बायर हैं या 2 सेलर हैं तो ट्रेड कैसे होगा? ट्रेड तभी होगा जब कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है। जब इतना पैसा आ रहा है अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, तो कोई तो बेचेगा। तो वो फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे हैं और कुछ कंपनियां बेच रही हैं। कंपनियां बेच रही हैं मीनिंग है तो आईपीओ हो रहा है, या प्राइवेट इक्विटी वीसी वाले अपना स्टेक कम कर रहे हैं, या कोई मैनेजमेंट अपना स्टेक कम कर रहा है। तो कहीं से तो सप्लाई आएगी तभी ट्रेड होगा। लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे पिछले 30-32 सालों से अगर मैं देख रहा हूँ एफपीआई इन्वेस्टर्स को, तो मोटा मोटी मुझे ऐसा ध्यान है 22-23 साल तक वो लोग पॉजिटिव इन्वेस्टर रहे हैं इंडिया में। मतलब अगर कैलेंडर ईयर देखूँ मैं या फाइनेंशियल ईयर देखूँ तो ज़्यादातर सालों में वो नेट बायर रहे इंडियन इक्विटीज़ के 2 कारणों से। एक तो टॉप डाउन स्टोरी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, हर कैटेगरी अंडर पेनिट्रेटेड है, डेमोक्रेसी है, अच्छा मार्केट है, बहुत ग्रोथ करेगा इन द लॉन्ग रन। तो एक टॉप डाउन है। एक बॉटम अप अपॉर्चुनिटी है कि कितना भी साइकिल्स कैसे भी हो इंडिया की इकॉनमी या ग्लोबल मार्केट्स की, बट इंडिया में बहुत अच्छी हाई क्वालिटी कंपनियां हैं जिनमें ग्रोथ है, कैपिटल एफिशिएंसी है, मैनेजमेंट वर्ल्ड क्लास है, डिस्क्लोजर्स बहुत अच्छे हैं। तो आप एक अच्छा पोर्टफोलियो इंडिया में बना सकते हो। मुझे लगता है कि अगले कई सालों तक एक पॉजिटिव डायमेंशन और जुड़ गया तीसरा इंडिया में, वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा। पहले ऐसा होता था जब फॉरेनर्स आते थे तो बाजार बहुत जोर से ऊपर चला जाता था जब भी वो खरीदते थे, जब वो बेचते थे तो बहुत जोर से गिरता था, बिकॉज और कोई बायर ही नहीं था। तो अब जब जैसे डोमेस्टिक पैसा बढ़ रहा है तो वो बाजार को थोड़ा एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। $1 बिलियन की सेलिंग अगर उन्होंने एक स्टॉक में कर दी तो आज वो इजीली एब्जॉर्ब होती है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो मुझे लगता है लॉन्ग रन में टॉप डाउन स्टोरी चेंज नहीं हुई है, बॉटम अप स्टोरी चेंज नहीं हुई है, और ये थर्ड डायमेंशन पॉजिटिव हो गया, तो मुझे लगता है उनका ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन अभी वो तो रिलेटिव देखते हैं, यूएस के मार्केट को कंपेयर करते हैं, चाइना को कंपेयर करते हैं, दूसरे मार्केट्स को करते हैं, डॉलर रुपी देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, उनके डोमेस्टिक मार्केट को देखते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं उनको लगा कि फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में जो वैल्यूएशन होने चाहिए भारत में थोड़े ज़्यादा उनको लगे और दूसरी जगह उनको बेटर मार्केट लगा तो वहाँ चला गया। बट इंडिया में वापस नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि वो टर्न अराउंड हो चुका है, जो वैल्यूएशन अट्रैक्टिवनेस जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो मार्केट बॉटम को आइडेंटिफाई कर लेना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है एक क्वार्टर अगर सपोज इकोनॉमी में या कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में या और कोई कारण से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, मैं आज आपको कुछ बोलूँ, हो सकता है 3 महीने बाद कुछ और हो, और उल्टा भी हो सकता है। आज लोगों को इतना डर लग रहा है दुनिया के पूरे माहौल के बारे में, यूएस की पॉलिसीज़ के बारे में, सडनली कुछ चेंज भी हो सकता है दुनिया में ज़्यादा पीस आ जाए, जियोपॉलिटिकल रिस्क कम हो जाए, किसको पता है। हाँ, किसको पता। I mean, किसको पता था कि 2020 में कोविड होने वाला है, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर होने वाला है, फिर उसके वेव और लीथल हो गई। लोग 21 तो बड़ा रिकवरी का ईयर लग रहा था। 22 में किसी को नहीं पता था कि हम रिसेशन की जगह इन्फ्लेशन की चिंता करेंगे। 23 में तो अगर हर साल आप देखोगे तो साल के बिगनिंग में पता नहीं होता है साल के एंड में क्या होगा। तो कोई बड़ा रिस्क अभी बचा है? मैं हमेशा बोलता हूँ 3 तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है नोन नोन, एक होता है नोन अननोन, एक होता है अननोन अननोन। अब कई सालों तक अगर देखोगे, मैं मेरे करियर में देखूं तो हर 1-2 साल में कुछ ऐसा होता है जो तो हम सोच भी नहीं सकते थे। 9/11 किसी ने नहीं सोचा है कि यूएस में एक अटैक हो सकता है किसी के द्वारा। 2008 जैसा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की 100 साल पुरानी बैंक ओवरनाइट उड़ जाएगी, किसी ने भी नहीं सोचा। तो मैं आपको बता सकता हूँ 30 साल के ऐसे। तो अभी 4 साल में कोई अननोन हुआ नहीं अभी तक। पर उसके बाद भी जैसा मैंने फ्लेक्सिकेयर फंड का एग्जांपल दिया, आप 30 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, इतने सारे इवेंट्स हो गए, पर जिसने डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग किया है ना, उन्होंने अच्छा किया है। तो जो एसआईपी में हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, जो एसआईपी में आपने 5 करोड़ इन्वेस्टर्स के बारे में बात की है, आपको लगता है कि एसआईपी का जो मोमेंटम है वो चलता रहेगा कि थोड़ा सा अभी प्लेटो हो जाएगा? अगर आप लास्ट 7-8-10 साल देखो तो 2017 के आसपास 4,000 करोड़ महीना था। 2017-18 में मिड स्मॉल कैप्स में तेजी भी हुई और बहुत मंदी भी हुई। 2020 में हमने कोविड की बात करी, 2022 में भी रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह की वजह से इन्फ्लेशन ऊपर गया, रेट्स ऊपर गई, बाजार में वॉलेटिलिटी हुई। अभी देखिए, पर वो 4,000 करोड़ पर मंथ का नंबर 8,000 हो गया, फिर 16,000 हो गया, अभी 26,000 करोड़ हो गया। मुझे लगता है लार्ज पार्ट ऑफ दिस इज़ वेरी स्ट्रक्चरल इन नेचर। ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इन्वेस्टर्स में एक जागरूकता है कि मुझे लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। लोग 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं इंडस्ट्री का, फंड्स का। लोगों को टेक्नोलॉजी ने एक्सेस बढ़ा दिया, कन्वीनियंस बढ़ा दी इन्वेस्टिंग करने की, नॉलेज बढ़ने लग गई उसकी वजह से।
ट्रांसपेरेंसी बहुत है प्रोडक्ट के अंदर, और ट्रेनिंग पर इंडस्ट्री बहुत मेहनत कर रही है। तो ये सब एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स की वजह से मुझे लगता है कि फ्लोज बढ़ते रहेंगे। कुछ तो साइकिल आएगा। अभी अगर बाजार 1 साल तक नहीं चलता अच्छा, तो हो सकता है लोग बोलेंगे यार थोड़ा फिक्स इनकम में बढ़ा देता हूँ, इक्विटी में थोड़ा कम कर देता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आए, ओके। अभी आई मीन कुछ ही समय बचा है, तो मैं आपसे थोड़ी सी जो आपकी पर्सनल जर्नी उसके बारे में बात करूँ। सो यू हैड अ रिमार्केबल जर्नी राइट अप अंटिल नाउ। वेयर डू यू सी योरसेल्फ अभी नेक्स्ट 5-10 years में? आपकी क्या मैंने कभी भी नहीं सोचा। मैं बताया, मैं ब्यावर में था, छोटी सी जगहों पर, हमारी दुनिया इतनी सी थी, मैं तो हार्डली ट्रैवल किया वहाँ के बाहर। इन माई फर्स्ट 20 years of my life, hardly I travel outside that country. I mean, kind of window to the world was through radio, then television came, newspapers, whatever, magazines, internet भी नहीं था तब तो। बट फिर भी धीरे धीरे कहाँ आपको लेके आ गई, मैं बोलूँगा लक लेके आ गया, वो भी डोंट नो रियली, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक मैल्कम ग्लैडवेल की बुक है आउटलायर्स, तो उसमें वो बताते हैं कि एक लक मीनिंग दैट एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप कहीं पर थे तो वो राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो मेरा एक लक था कि मेरे 50th रैंक आ गई सीए में। अगर मेरे 1 मार्क कम होता तो एक कॉन्वर्सेशन नहीं होता। वैसे ही 100% यार, मतलब लाइफ वुड हैव टेकन अ डिफरेंट, पता नहीं शायद मैं बड़ी कंपनी बना देता कोई, तो आप मेरे को exactly. मेरे आईपीओ के लिए बात कर रहे होते। वो भी हो सकता है, not too late. पता नहीं शायद। सो द पॉइंट इज दैट, तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बनाता हूँ, ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा एक एनालिस्ट बन जाएंगे, फिर ऐसे फंड मैनेजर बन जाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा है। रिमेन विद द फ्लो, बट आई वर्क विद गुड इंटेंट एंड इट गिव्स मी जॉय कि ये इंडस्ट्री का सबसे पॉजिटिव एडवांटेज है कि आप एक लार्ज नंबर ऑफ लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहे हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, जैसे हमारे 1.25 करोड़ इन्वेस्टर हैं HDFC म्यूचुअल फंड में, बट हम जो पैसा लगाते हैं उसमें करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, वो करोड़ों लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो हजारों करोड़ रुपए का टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट से। तो अगर हम सोचें कि हमारा जॉब क्या है, तो हम सोसाइटी के लिए एक बहुत ही कहूँ कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, कुछ तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं, बहुत ही एक रेस्पॉन्सिबल जॉब है, तो उसका एक बहुत जॉय है। अगर आपको आपकी पर्सनल सक्सेस के लिए 1-2 चीजें, इफ यू हैड टू एट्रीब्यूट टू योर पर्सनल सक्सेस, व्हाट वुड दे बी? आई मीन इफ यू हैव एनी यंगर वन, आप कभी को अगर बताना चाहो लाइक, तो आई वुड से इंटेग्रिटी एंड एथिक्स, नेवर एवर कंप्रोमाइज ऑन दैट। You can never say I'm 99% ethical, बाकी चलता है। No, you have to be 100%. Deep sense of responsibility, deep sense of trust. अब कुछ भी कर रहे हैं, whether it's your job, my job, person who's behind the camera, everybody, do it like 100% ethical, integrity. I think hard work, there's no substitute to hard work, perseverance, and these are like 1 or 2 things. मुझे लगा success in life, when you ask about the success in life is not about what you achieve in your life. Success in life is how you make others more successful. Wow, that's a true leader. That's a true leader. हाँ, पता नहीं leader या whatever. I mean, Gandhi never had a post, right? He was not like joined as an assistant manager, became CEO like of zonal head Ahimsa organization. Nothing, right? I mean, people relate. Millions of people revere still. I mean, his statue is there in every large city in the world that matters today, and people put a garland, people touch the feet, because I think, yeah, you have the. If from inside, if you are pure, if you are good, and if you intend to do good, you have a deep sense of purpose, remain passionate about it, the universe conspire to make everything. Wow, amazing. Navneet, thank you so much. आप मेरे शो में आए और बहुत ही अच्छी डिस्कशन हुई, not just about markets, not just about investing, but about life in general. It was really nice catching up with you. Thank you so much. Thank you so much. All the very best. Thank you. Keep up the good work. And thank you for being on Money Mindset. My pleasure. Keep up the good work. Thank you.